हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है गारंटी टू द परचेजिंग कंपनी बाय द वेंडर। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब बिज़नेस परचेज किया जाता है तो जैसे डेटर और क्रेडिटर है वो परचेजिंग कंपनी नहीं लेती है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनकी जो अमाउंट होती है वो श्योर नहीं होती है कि वो मिलेगी, या फिर क्रेडिटर का मैटर है तो ऐसा लगता है कि हमें उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ जाए, तो फिर कई बार परचेजिंग कंपनी डेटर और क्रेडिटर लेने से मना कर देती है। लेकिन फिर क्या होता है कि वेंडर कंपनी उन्हें कुछ गारंटी दे सकती है इस रिलेटेड। वो गारंटी ये देती है कि आप क्या कीजिए, हमारे डेटर और क्रेडिटर ले लीजिए और इसके बदले में हम आपको गारंटी देते हैं। और गारंटी ये देते हैं कि अगर हमारे डेटर हमने जो अमाउंट शो कर रखी है उससे कम निकलते हैं तो जितने कम आपको पेमेंट मिलेंगे वो पेमेंट हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर क्रेडिटर का मैटर है और क्रेडिटर अगर अमाउंट से ज़्यादा निकल जाते हैं तो जो भी ज़्यादा अमाउंट आपको पेड करनी पड़ती है उसका पेमेंट हम करेंगे। तो इस तरह की गारंटी वेंडर कंपनी किसको दे सकती है? परचेजिंग कंपनी को दे सकती है, ठीक है। तो गारंटी एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का एक टॉपिक है, एक एडजस्टमेंट है, उसमें भी हमें कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं, कुछ ध्यान रखना होता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है एक्चुअली, परचेजिंग कंपनी जो होती है, ठीक है, वो वेंडर कंपनी के क्या लेती है? डेटर लेगी, क्रेडिटर ले सकती है, और चाहे तो ये जो गारंटी है वो प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो डेटर क्रेडिटर या फिर बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल लिए जा सकते हैं। तो परचेजिंग कंपनी ने ले लिए और वेंडर कंपनी ने इनको कहा, क्या कहा कि आप ले लीजिए, हमारे जो डेटर है वो उस अमाउंट से कम नहीं होंगे जो हमने बता रखी है, और हमारे जो क्रेडिटर है वो उस अमाउंट से ज़्यादा के नहीं होंगे जो हमने बता रखी है। और अगर ऐसा होता है तो उसका जो भी पेमेंट रहेगा वो कौन करेगी? वेंडर कंपनी करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कह सकते हैं? गारंटी कह सकते हैं, ठीक है, कि गारंटी दी गई है कि ये इससे ज़्यादा नहीं होगा और ये इससे कम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है, वो एक बार पढ़ते हैं। When the business is purchased, sometime purchaser is not sure about the recovery of debtors and liability of creditors or the profitability of business। कई बार क्या होता है कि बिजनेस परचेज किया जाता है तो जो परचेजर होता है वो श्योर नहीं होता है कि जो डेटर की रिकवरी है वो उतने ही अमाउंट की होगी जितनी अमाउंट शो कर रखी है, या फिर हमें क्रेडिटर का उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा जितना कि शो कर रखा है, या फिर बिजनेस का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, जो हम नया बिजनेस परचेज कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। इन सच सिचुएशन द वेंडर कैन प्रोवाइड एश्योरेंस और द गारंटी इन दिस रिगार्ड। देखिए, इसमें क्या होगा कि फिर वेंडर इससे रिलेटेड क्या देगा? उनको गारंटी देगा कि ठीक है, हम गारंटी देते हैं that if the debtor are not fully recovered or less the profit is earned। अगर ऐसा होता है कि डेटर फुली रिकवर्ड नहीं होते हैं और या फिर आपका प्रॉफिट थोड़ा कम रह जाता है, देन वेंडर विल कंपनसेट सच लॉसेज। तो वेंडर जो होगा वो जितने भी लॉस होंगे इस रिगार्डिंग वो क्या करेगा? उसका कंपनसेशन देगा, ठीक है। गारंटी में बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। गारंटी जो है वो इनमें से किसी एक के लिए या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए दी जा सकती है। अब वो क्या क्या है? रिगार्डिंग द डेटर्स एंड बिल्स पेएबल, वो डेटर्स के लिए या बिल्स पेएबल के लिए दी जा सकती है। जैसे कि कंपनी ने कहा, जो वेंडर कंपनी है उन्होंने कहा कि हमारे डेटर कितने हैं? 10,000 के हैं। तो अगर डेटर 10,000 से कम निकले या जैसे सपोजिवली 8,000 ही निकले तो फिर क्या करेगी वेंडर कंपनी? उसका कंपनसेशन पेड करेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर अगर बोला गया है कि हमारे क्रेडिटर कितने हैं? 15,000 हैं। अगर बाई चांस 15,000 से ज़्यादा 16,000 के क्रेडिटर निकल गए और परचेजिंग कंपनी को 16,000 का पेमेंट करना पड़ गया तो जो 1,000 एक्सेस है वो कौन देगा? वेंडर कंपनी देगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया? इसका गारंटी दिया है। फिर देखते हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड डिविडेंड। कई बार क्या होता है कि वेंडर प्रॉफिट के बारे में भी क्या दे देता है? गारंटी दे देता है। कैसे कि आप देखिए, हमारा बिजनेस परचेज कर लीजिए, आपको एटलीस्ट इतने प्रॉफिट तो होंगे ही कि आप 6% डिविडेंड क्या कर सके? दे सके अपने शेयर होल्डर्स को। अगर प्रॉफिट इतने नहीं हुए,
सपोजिवली प्रॉफिट कम हुए कि उसके ऊपर सिर्फ 5% ही डिविडेंड दिया जा सका, तो जो 1% डिविडेंड का लॉस हुआ है वो 1% का लॉस भी कौन कवर करेगा? वेंडर कवर करेगा। समझ में आ रहा है मैटर? देखिए ऐसा होगा कि प्रॉफिट और डिविडेंड से रिलेटेड अगर आपको गारंटी दी गई है तो वो कैसे दी गई होगी कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट इतने होंगे कि आप उस पर 6% या फिर 7% क्या दे सके? डिविडेंड दे सके। अगर बाई चांस इससे भी कम डिविडेंड, अगर इससे भी कम प्रॉफिट हुए तो डिविडेंड अगर सिर्फ 5% ही दिया जा सका या 4% ही दिया जा सका, तो फिर क्या होगा कि जो भी इसमें शॉर्टेज रहता है वो शॉर्टेज कौन कवर करेगा? वेंडर कंपनी कवर करेगी। ठीक है, तो ये भी इसके लिए भी गारंटी दी जा सकती है, प्रॉफिट के लिए और डिविडेंड के लिए। फिर देखिए जब गारंटी दी जाती है तो फिर हमें क्या करना है? देखिए वेन एवर सच गारंटी इज़ प्रोवाइडेड होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इज़ नॉट पेड। जब भी कभी वेंडर गारंटी देगा तो उसके जो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है उसका पूरा पेमेंट हमें नहीं करना है, एंड द पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसफर्ड इन वेंडर्स गारंटी अकाउंट। जबकि इसका कोई पार्ट होगा परचेज कंसिडरेशन का, कुछ पैसा हम अपने पास में क्या रख लेंगे? गारंटी की अमाउंट के रूप में रख लेंगे और वो गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आया मैटर? इसमें ऐसा होगा कि वेंडर क्या देगा? गारंटी देगा, और गारंटी देगा तो हमें उसका पूरा परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं करना है, कुछ परचेज कंसिडरेशन अपने पास रोक करके रख लेना है, जो कि बाद में हम किस में एडजस्ट करेंगे? गारंटी में एडजस्ट करेंगे। हो सकता है बाई चांस डेटर को हमें डेटर से कम पैसा रिसीव हो या फिर क्रेडिटर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाए, तो इस कंडीशन में हम उस अमाउंट में से क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ पैसा अपने पास में गारंटी अकाउंट में डाल देंगे। तो ये आपको उसके अंदर करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक गारंटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये गारंटी का अकाउंट कैसे बनता है? देखिए मैं आपको एक रफली फॉर्मेट में समझाती हूँ। जैसे ये है गारंटी अकाउंट वेंडर का, ठीक है, इस टाइप से ये अकाउंट बनेगा। यहाँ पे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एंड पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रांसफर्ड इन द वेंडर्स गारंटी अकाउंट बाय डेबिटिंग द वेंडर अकाउंट। हमें क्या करना है? परचेज कंसिडरेशन की कुछ अमाउंट को इस गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बाय डेबिटिंग द वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर के अकाउंट को डेबिट करके। तो हम जिस डेट को वेंडर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय वेंडर्स अकाउंट, और जितनी अमाउंट हम गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इस तरफ देखिए, अगर हमें डेटर से कम पैसा रिसीव होता है, ठीक है, डेटर का अमाउंट कम रिसीव होता है, तो जितना कम रिसीव होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमें डेटर को ज़्यादा पेमेंट क्रेडिटर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाता है तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे कोई लॉसेस हो जाते हैं, प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, प्रॉफिट अगर कम हो जाता है, जैसे इन्होंने गारंटी दी वेंडर ने कि आपके पास इतना प्रॉफिट होगा कि आप 8% डिविडेंड क्या कर पाओगे? डिक्लेयर कर पाओगे, लेकिन आपके पास प्रॉफिट सिर्फ इतना होता है कि आप सिर्फ 6% डिविडेंड डिक्लेयर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको कितना लॉस हुआ? 2% डिविडेंड का लॉस हुआ। तो वो 2% डिविडेंड जो भी लॉस होगा वो यहाँ से कवर करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसकी पूरी टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस CD यहाँ पे लिख देंगे हम बैलेंस BD, और आगे यहाँ पे इस जगह पे आपको जो वेंडर को हमने शेयर वगैरह को इशू किए होते हैं, किसके बदले में? परचेज कंसिडरेशन के बदले में। अगर हमने वेंडर को शेयर इशू कर रखे हैं तो उसके ऊपर जो डिविडेंड होगा वो भी कंपनी क्या कर सकती है? रोक सकती है। तो अगर डिविडेंड को रिटेन कर दिया है, रोक लिया गया है, तो वो यहाँ पे हम शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा गारंटी अकाउंट बनेगा। तो ये हम एक किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। तो अभी हम ट्राई करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका। तो देखिए ये है क्वेश्चन गारंटी का। एक बार हम क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। कमल सोल्ड हिज बिजनेस टू कमल लिमिटेड फॉर 1,25,000। द कंपनी टेकिंग ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज: गुडविल 10,000, premises 60,000, plant 35,000, furniture 3,000, stock 5,000, sundry debtors 15,000, provision for doubtful debts 1,000, sundry creditors 13,000। कमल ने क्या किया कि अपना जो बिजनेस है वो कमल लिमिटेड को
सेल कर दिया कितने में, 1,25,000 में। 1,25,000 इज परचेज कंसिडरेशन। द कंपनी टेकिंग ओवर द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी है वो कंपनी ने क्या की है, ले ली है। ठीक है। कमल वॉज पेड 2,760 इन कैश, कमल को 2,760 रुपये कैश में दिए गए। 3,000 वर ट्रांसफ़र टूवर्ड्स हिज गारंटी अकाउंट, और 3,000 रुपये उसके गारंटी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए। एंड 4 द रिमेनिंग अमाउंट वॉज अलॉटेड द इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट द 10% प्रीमियम, बाकी की जो पीछे की अमाउंट बचती है उसके लिए कंपनी ने क्या किया, कमल को शेयर इशू कर दिया, वो भी 10% प्रीमियम पर। ठीक है। The company issued 3,000 equity share of ₹100 each at premium of 10% and these were paid up in full। और कंपनी ने क्या किया, 3,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो पब्लिक में इशू कर दिए, कितने पे, 10% प्रीमियम पे। 100 रुपीज़ का शेयर है और 10% प्रीमियम पर इशू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कमल guaranteed that the debtors would realize the 14,000 and creditor would not be exceed the बुक फिगर। कमल ने ये गारंटी दी कि हमारे जो डेटर है उनसे कितना रिकवर होगा, 14,000, और क्रेडिटर जो है वो हमारे बुक में जितने शो कर रखे हैं उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। बुक में कितने शो कर रखे हैं, 13,000। फिर देखिए, द डेटर रियलाइज ओनली 10,000। अब उन्होंने बोला था कि कमल ने तो बोला था 14,000 उससे रिकवर होंगे, बट सिर्फ कितना रियलाइज़ हुआ उससे, 10,000। एंड क्रेडिटर प्रूव टू बी 14,000, और क्रेडिटर जो कि 13,000 के थे उनके लिए कितना पेमेंट करना पड़ गया, 14,000 का। कमल फर्दर गारंटीड दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years वुड बी सफिशिएंट टू बी डिक्लेयर्ड द डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 8%। और कमल ने ये भी गारंटी दी कि कंपनी के स्टार्टिंग के 3 ईयर में इतना तो प्रॉफिट होगा कि आप क्या कर सके, 8% का डिविडेंड दे सकें। The profit for the first year were only so much that the dividend of 6% could be declared for that year। ठीक है। और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सिर्फ इतना रहा कि कंपनी उस पर 6% डिविडेंड क्या कर सकती थी, डिक्लेयर कर सकती थी, जबकि कमल ने गारंटी कितने की दी थी, 8% की। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर द डिविडेंड वॉज डिक्लेयर एट द 11%। सेकेंड ईयर में डिविडेंड 11% से डिक्लेयर किए गए। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर अगेन द प्रॉफिट वर ओनली सो मच दैट द डिविडेंड ऑफ 5% कुड बी डिक्लेयर। और जबकि 3 ईयर में वापस ऐसा हुआ थर्ड ईयर में कि डिविडेंड सिर्फ 5% से डिक्लेयर किए जा सके, क्योंकि प्रॉफिट वापस क्या हो गया, कम हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड ईयर द डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट वॉज मीट आउट ऑफ द कमल्स गारंटी अकाउंट फॉर प्रपोजिंग द डिविडेंड फॉर कॉन्सर्न ईयर। देखो, जो इसके जो प्रॉफिट में डेफिशिएंसी थी वो कमल के गारंटी अकाउंट से पूरी की गई, और इसके लिए कमल का खुद का डिविडेंड भी रोक लिया गया। ठीक है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ द बिजनेस एंड राइट अप द कमल्स गारंटी अकाउंट इन द बुक ऑफ कंपनीज एज्यूमिंग दैट हिज शेयर ऑफ डिविडेंड वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी। और ये भी नीचे लिखा हुआ है कि कंपनी ने कमल का जो डिविडेंड था, कमल को जो शेयर इशू किए थे परचेज कंसिडरेशन के बदले में, वो भी उस शेयर के ऊपर भी जो डिविडेंड हुआ था वो रोक लिया गया। ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या करना है, एक तो जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द परचेजिंग ऑफ बिजनेस, एंड नेक्स्ट आपको गारंटी अकाउंट भी बनाना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम ट्राई करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने आपसे जनरल एंट्रीज पूछी है तो आपको जनरल का परफॉर्मा बना देना है, और इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दे रखी है तो हम एंट्रीज में सीरियल नंबर लगा देंगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। आपको बनाना है जनरल का परफॉर्मा कुछ इस टाइप से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंट्रीज करना। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी तो हमें लगाना है सीरियल नंबर फर्स्ट, और वो एंट्री होगी आपको बिज़नेस परचेज़ करने की। तो बिज़नेस परचेज़ करने के लिए कंपनी ने जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ ली हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले गुडविल लिखा हुआ है 10,000 से, तो हम गुडविल एक बार बाद में लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि परचेज कंसिडरेशन दे रखा है और बैलेंसिंग फिगर से गुडविल आ जाए। तो गुडविल के अलावा नेक्स्ट लिया है उन्होंने बिल्डिंग, प्राइमेसेस। तो अभी हम लिखते हैं प्राइमेसेस सबसे फर्स्ट। प्राइमेसेस अकाउंट
डेबिट, और वो लिया है 60,000 का। फिर नेक्स्ट देखिए, प्लांट लिया है, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट लिया है 35,000 का। फिर चलते हैं नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर लिया है 3,000 का। फिर चलते हैं नेक्स्ट, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक लिया है 5,000 का। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फिर लिए हैं डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स लिए हैं आपके 15,000 में। तो ये सारे असेट्स आपके कंपनी ने परचेज़ किए हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन दे रखा है तो हमें एक लाइन को छोड़ना पड़ेगा और हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था कि ये वाली एंट्री हमें रफली कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि गुडविल आएगा इसलिए हम यहाँ पे खाली छोड़ रहे हैं। बाकी आप रफली एक बार इसको करके देखना कि आपके डेबिट में आता है या फिर क्रेडिट में आता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी है और फिर मैं लिखूँगी 2। अब मैंने जितनी लाइबिलिटीज़ ली है कंपनी ने वो लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स लिए हैं कंपनी ने 13,000 के। फिर 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये लिए हैं कंपनी ने 1,000 के। और 2 आपको लिखना है वेंडर, वेंडर का जो परचेज कंसिडरेशन है, तो वेंडर है हमारा कमल, तो कमल का नाम हमने लिख दिया है और वो है 1,25,000 का परचेज कंसिडरेशन। बिंग assets and liabilities taken over, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एंट्री को एक बार टोटल करके देखना है कि हमारे डेबिट साइड की जो अमाउंट है उसकी टोटल और क्रेडिट साइड की अमाउंट इक्वल है या नहीं है। अभी ये शायद इक्वल नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन लिख रखा है, तो हम डेबिट साइड की पूरी टोटल करते हैं। तो डेबिट साइड की जब हम पूरी टोटल करेंगे तो हमारे आएगा 1,18,000, ठीक है, 1,18,000 आएगा। और जब हम क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं तो आएगा 1,39,000, 1,39,000। तो क्रेडिट साइड की ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हमें गुडविल से इसको एडजस्ट करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट, और वो आएगी आपके 21,000 की अमाउंट, ठीक है। अब जो 10,000 की गुडविल इन्होंने ली थी वो हमें एंट्री में नहीं लिखनी है, हमने नई गुडविल जो अभी कैलकुलेट की है ऐसे बैलेंसिंग फिगर से वो हमें लिखनी है। तो ये आपकी एंट्री नंबर फर्स्ट है। अब हम करेंगे इसकी एंट्री नंबर सेकंड। एंट्री नंबर सेकंड जो होगी वो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट के लिए होगी। तो यहाँ पे हम एंट्री नंबर सेकंड लिखते हैं और परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट के लिए वेंडर अकाउंट डेबिट, तो कमल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कमल को जो पेमेंट किया गया है वो कैसे किया गया, देखिए कमल का पूरा देना है हमें 1,25,000, ठीक है। और कमल को देखिए यहाँ पे पेमेंट कैसे किया गया है, थोड़ा अमाउंट तो उसको दिया गया है कैश में टू बैंक अकाउंट, कैश उसको दिया गया है कितना 2,760 रुपीज़ उसको कैश में दिए गए, और 2 कुछ उसके गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। तो यहाँ पे लिखना है 2 कमल्स गारंटी अकाउंट, और वो ट्रांसफ़र किए हैं 3,000, ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए बोला क्या कि इक्विटी शेयर इशू कर दिए गए। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है वो आप कैसे पता करोगे, 1,25,000 में से 2,760 कैश में पेमेंट किया और 3,000 गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो ये दोनों हमें माइनस करने हैं 1,25,000 में से। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट कितनी बचेगी, अमाउंट आपके पास बचेगी
1,240। देखिए अमाउंट बचेगी आपके, मैं यहाँ रफली एक बार लिख रही हूँ, 1,19,240। ठीक है, ये अमाउंट आपके बचेगी। तो उसके लिए हमें क्या करने हैं, शेयर इशू करने हैं। तो शेयर इशू करने हैं तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे कि हम नंबर ऑफ़ शेयर कितने इशू करें। तो वो निकालने के लिए मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बता रखा है कि कैसे करना है। कि देखिए जितनी अमाउंट आपको पेड करनी है, जैसे 1,19,240 ये हमें पेमेंट करना है, और हमारा एक इक्विटी शेयर कितने का है, 100 रुपीज़ का। अब हम अगर उसे डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो इसे माइनस करना है, और अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्लस करना है। अब ये 10% प्रीमियम पर दिया जा रहा है इसको, तो 10%, 100 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ प्रीमियम। ठीक है, तो 1,19,240 को 110 से डिवाइड करना है, तब आपको नंबर ऑफ़ शेयर पता चलेंगे कि आपने वेंडर को कितने नंबर ऑफ़ शेयर दिए हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर आएंगे आपके 1084 शेयर्स। ठीक है, 1084 शेयर्स आपको देने हैं वेंडर को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ एंट्री लिख देते हैं। एंट्री में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हमने 1084 शेयर दिए हैं, तो 1084 इंटू 100 ऐसे अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र करनी है। देखिए 1084 इंटू 100 करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 1,08,400। ये आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट 1084 इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से जाएगी, तो ये हो जाएगी 10,840 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया है। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। ठीक है, ये आपकी एंट्री नंबर 2 है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी ने 3000 शेयर्स जो हैं 100 रुपीज़ वाले, वो 10% प्रीमियम पर पब्लिक को इशू कर दिए। तो वो पब्लिक को जो शेयर इशू किए हैं उसकी हमें एंट्री लिखनी है। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 3 लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब शेयर इशू करने की एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, साथ में ही लिख देना क्योंकि पूरा अमाउंट साथ में ही है, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब वो अमाउंट देखिए कितनी आती है। आपने 3000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज़ वाले, वो भी 10% प्रीमियम पर, तो 100 का 10% करेंगे तो 10 रुपीज़ आएगा। तो हमने 3000 शेयर 110 रुपीज़ में इशू किए हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 3,30,000 अमाउंट, 3,30,000। तो 3,30,000 में हम पब्लिक को इशू करेंगे शेयर। फिर देखिए इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। अब हम देखिए कैसे अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। हम 3,30,000 एप्लीकेशन से लेके आए थे, ड्यू कितना होगा यहाँ पे, सिर्फ 3 लाख होगा, 100 रुपीज़ के हिसाब से कैपिटल में जाएगा, और बाकी जो 30,000 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई 4। तो आपको यही सारी एंट्री करनी थी इसमें, बिज़नेस को परचेज़ करने की और ये शेयर को इशू करने की पब्लिक को। अब हमें क्या करना है, कमल का गारंटी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं कमल का गारंटी अकाउंट। देखिए कमल का गारंटी अकाउंट बनाने के लिए आपको अकाउंट का एक इस टाइप से फॉर्मेट बना लेना है। ये डेट का कॉलम होगा, ये पर्टिकुलर का, ये अमाउंट का, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कमल का गारंटी अकाउंट ओपन कैसे होगा, वेंडर के अकाउंट को डेबिट करके। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्रेडिट साइड, और ये है हमारी डेबिट साइड।
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डेट नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर ही लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय, वेंडर का नाम है हमारे कमल, तो बाय कमल्स अकाउंट, और कमल के अकाउंट से हमने 3000 गारंटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, वो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर चलते हैं इस तरफ, फिर यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है, हमें वो चीज़ें लिखनी है जो कि डेटर को अगर हमें कम पेमेंट रिसीव हुआ है और क्रेडिटर को ज़्यादा पेमेंट कर दिया है और प्रॉफिट अगर कम हुए हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो जितने जितने कम हुए हैं या जितना हमने ज़्यादा पेमेंट किया वो सब यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटर की, तो यहाँ पे लिखते हैं टू डेटर्स अकाउंट। अब देखिए इन्होंने बोला था कि हमारे डेटर कितने होंगे 14,000, लेकिन डेटर से पैसा कितना मिला 10,000, कितना कम मिला 4,000 कम मिला, वो हमने लिख दिया। फिर बात करते हैं क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर बोल रहे थे कितने होंगे 13,000 होंगे, जबकि क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना पड़ा 14,000 का, तो 1,000 ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो यहाँ पे टू बैंक करके लिख देते हैं, जो क्रेडिटर को पेमेंट किया हमने 1,000 ज़्यादा वो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रॉफिट की, तो फर्स्ट ईयर में देखिए ये बोल रहे थे कि आपको इतना प्रॉफिट होगा कि 8% डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकोगे, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ इतना हुआ कि हमने कितने परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया 6%, तो डिविडेंड भी कितना क्या कम हुआ 2% कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 सरप्लस, और जितना कम हुआ है डिविडेंड 2% कम हुआ है, तो टोटल हमारी शेयर कैपिटल कितनी है, देखिए मैं आपको टोटल शेयर कैपिटल बता देती हूँ। टोटल शेयर कैपिटल देखिए 3000 शेयर हमने पब्लिक को इशू किए, राइट, और वेंडर को हमने 1084 शेयर इशू किए, तो टोटल हमारे शेयर कितने इशूड है 4084 शेयर। ठीक है, और वो भी कितने 100 रुपीज़ वाले, तो टोटल हमारी शेयर कैपिटल हो जाएगी 4,08,400। ठीक है, 4,08,400 हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखिए 4,08,400 पे 2% का जो डिविडेंड का लॉस हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और जब हम इसका 2% करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 8,168 रुपीज़। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इनकी टोटल लगानी है अकाउंट की, इस साइड की टोटल लगानी है। ऑब्वियसली इसी साइड की ज़्यादा होगी तो आप इस साइड की टोटल लगाओगे, टोटल आएगी आपके 13,168। ठीक है, फिर आपको यही टोटल इस तरफ भी लिखनी है क्योंकि दोनों साइड इक्वल होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे तो सिर्फ 3000 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बाय बैलेंस CD, और वो निकालोगे आप बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, कैसे निकालोगे 13,168 में से 3000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10,168। ठीक है, तो ये हो गया आपने फर्स्ट ईयर की बात। अब चलते हम सेकेंड ईयर में। अब देखिए बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में देखिए ये जो बैलेंस CD था ये यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस BD। ठीक है, बैलेंस BD है 10,168। अब देखिए सेकेंड ईयर में तो कोई डेटर क्रेडिटर का पेमेंट हुआ नहीं है, वो तो वहीं फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड ईयर में देखिए डिविडेंड डिक्लेयर किया हमने 11%। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में तो कोई डिविडेंड का लॉस हुआ नहीं है क्योंकि इन्होंने 8% की गारंटी दी थी और हमने 11% दिया है, तो वो तो बराबर है। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का डेफिशिएंसी हुई है इसके लिए हम क्या करेंगे, कमल के जो शेयर कैपिटल है उसका जो डिविडेंड है उसका डिविडेंड हम यहाँ पे रिटेन कर लेंगे, रोक लेंगे। ठीक है, तो वो हम सेकेंड ईयर में रोकेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड ईयर और यहाँ पे लिखते हैं बाय डिविडेंड अकाउंट, और डिविडेंड किसका, उसका रोक लेंगे कमल का। अब कमल की शेयर कैपिटल थी 1,08,400 और उसके ऊपर जितना 8% की रेट से होगा, जितना उन्होंने बोला था कि 8% होगा, तो 8% होगा तो 8% रोक लेंगे। कितना आएगा 8,672, इतना अमाउंट आएगा। ये हमने क्या किया है, रिटेन किया है, रोक लिया है। ठीक है, फिर देखिए अब इसका वापस हम बैलेंस निकालेंगे। ऑब्वियसली ये वाली साइड ज़्यादा है तो इधर की टोटल लगा लेते हैं 168 और इधर भी 10,168 और यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस CD, और बैलेंस CD आप बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे कितना आएगा 1,496 रुपीज़।
ठीक है। फिर चलते अपन थर्ड ईयर में, यहाँ पे लिखते थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी, और जो बैलेंस था 1496 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए थर्ड ईयर में जो डिविडेंड था वो हमने कितना डिक्लेयर किया है, वो डिक्लेयर किया हमने 5% से, तो हमें डिविडेंड का लॉस हुआ कितना 3% का, तो वो हम यहाँ से कवर करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं टू सरप्लस अकाउंट, और देखिए कितना होगा टोटल जो हमारी शेयर कैपिटल थी वो थी 4,08,400 पर 3% का लॉस हुआ, तो फिर आप इसका 3% निकालोगे तो आएगा 12,252, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कमल का डिविडेंड रोक लेंगे, तो थर्ड ईयर में हम कमल का सेकेंड ईयर का जो डिविडेंड है वो हम रोक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय डिविडेंड अकाउंट, और कमल का 1,08,400 की शेयर कैपिटल पे 11% जो सेकेंड ईयर का हमारे डिविडेंड था वो हम रोक लेंगे, तो 11% करेंगे तो आएगा 11,924, ठीक है। फिर हम वापस इसका बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी, इस तरफ की टोटल लगा दीजिए, इस तरफ की टोटल आएगी आपके 13,748, इधर भी हम 13,748 लिख देते हैं, और बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस शीट निकाल देते हैं 1824, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और ईयर आगे, अब हम चलते हैं फोर्थ ईयर में, यहाँ पर लिखते हैं हम फोर्थ ईयर और टू बैलेंस बीडी 1824। अब देखिए थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर तक ही डिविडेंड की गारंटी दी थी, अब तो यहाँ पे कोई डिविडेंड का मैटर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्थ ईयर में बाय डिविडेंड कमल का डिविडेंड ले लेते हैं, बाकी जो अमाउंट रहेगा वो उसको पेमेंट कर देंगे इनटू 8% की रेट से लेना है, नॉर्मली जो रेट इन्होंने बताई थी। तो कितना है 8,672। अब जो बाकी अमाउंट बचेगी वो हमें कमल को क्या करनी है, ये 1824 कवर करके और बाकी अमाउंट हमें पेमेंट करनी है। तो यहाँ की टोटल ज़्यादा होगी 8,672। फिर यहाँ पे 2 बैंक करके हमें रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट देखिए, हम 8,672 में से 1824 माइनस करेंगे तो आएगी 6,848 का पेमेंट कमल को करना पड़ेगा। तो ये कमल को कंपनी देगी, ठीक है, ये अमाउंट। तो ये था आपके पूरे कमल का गारंटी अकाउंट। ये हमने 4 सालों के लिए बनाया है, क्योंकि हमें 3 सालों की डिटेल दे रखी थी, तो 1 साल आगे का हमें जो पेमेंट करना है उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन होंगे। गारंटी का अकाउंट हर बार ऐसा ही बनेगा। आपको क्या करना है, जो डेटर को देखिए, यहाँ सबसे पहले जो अमाउंट ट्रांसफ़र की है कमल के अकाउंट में से वो लिख देनी है। फिर डेटर से जितना कम रिसीव हुआ वो यहाँ पे लिखना है। क्रेडिटर को जितना पेमेंट ज़्यादा किया है वो यहाँ पे लिखना है, और जो हमें डिविडेंड का लॉस हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में डिविडेंड से कोई रिकवरी नहीं करनी है, वो फर्स्ट ईयर की जो डिविडेंड होगी उसकी वो सेकेंड ईयर में हम रोकेंगे, ठीक है। फिर आपको बैलेंस निकाल देना है। फिर सेकेंड ईयर में क्या करना है, उसके फर्स्ट ईयर का डिविडेंड रोकना है, और 6% से नहीं, जितनी रेट इन्होंने बताई थी कमल ने उतनी रेट से रोकना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ईयर में, फिर ऐसे ही करेंगे। अगर डिविडेंड का लॉस हुआ है तो इस तरफ लिखेंगे और डिविडेंड रोक लेंगे। अब थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का डिविडेंड रोक लिया हमने, जितना नॉर्मली रेट हुआ था उससे। फिर देखिए वो इसलिए क्योंकि अगर रेट 8% से कम होती है तो हमें 8% रोकना है, लेकिन अगर 8% से ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वाली रेट से रोकना है डिविडेंड, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके फिर हमने इसी तरह फोर्थ ईयर में आ गए। फोर्थ ईयर में भी डिविडेंड हमने रख लिया यहाँ पे, और हमने उसमें से क्या कवर कर लिए, 1824 कवर कर लिए और रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये गारंटी अकाउंट बनेगा। आप 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे ये हो जाएगा, बहुत ही इजी है, ओके। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।